हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, यानी कि हम बात कर रहे हैं नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में। तो इस चैप्टर में अभी तक आपने बात की है नर्वस सिस्टम के बारे में, और नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं, इस बारे में हमने बात की है। आगे हम बात कर रहे थे यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जिसमें कुछ ग्लैंड्स के बारे में हमने बात की, उनके सिक्रीशन के बारे में हमने बात की है। तो देख लेते हैं अभी तक कौन कौन से टॉपिक हमारे पास आए हैं और आगे आपको क्या टॉपिक यहाँ पर पढ़ने हैं। तो ध्यान से देखिए, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपने बात की है यहाँ पर कि हमारी बॉडी में किस प्रकार से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जो प्रोसेस है वो चलती है। नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पर एक सिस्टम हमारे पास आया था नर्वस सिस्टम, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके बारे में हमने बात की थी। इसी के साथ आपके पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि स्टिमुलाई, जैसे कि रिसेप्टर्स। क्या होते हैं रिसेप्टर्स, क्या होते हैं स्टिमुलस, कैसे ये फंक्शन करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हमने बात की थी। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम में हमने कहा कि जो नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन के एक सेल है जिससे मिल करके आपका पूरा नर्वस सिस्टम बना होता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आता है, और हमने हर एक पार्ट के बारे में बात की थी कि कौन से पार्ट का क्या फंक्शन या क्या रोल यहाँ पर होता है। ठीक है, तो प्रीवियस जो टॉपिक है वो साथ साथ में आप लोग पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में पढ़ा, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दो प्रकार के होते हैं। इसी के साथ रिले न्यूरॉन की हमने बात की है, कैसे इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, और हमने कहा कि यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में आपने कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, ये सारी चीजें हमने समझी थी। नेक्स्ट हमने ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात की है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रह जाता है। क्या चीजें समझनी है ह्यूमन ब्रेन में, आपने कहा कि ह्यूमन ब्रेन क्या है। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं, और कौन सा भाग किस प्रकार की प्रक्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी थी। ठीक है, इसी के साथ आपने रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्ट के बारे में बात की है। हमारा जो यहाँ पर टॉपिक चल रहा था वो है एंडोक्राइन सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम में अभी तक हमने बात की है। सबसे पहले हमने ग्रंथियों के बारे में समझा था, ग्लैंड्स के बारे में समझा था। जो ग्रंथियां होती हैं वो क्या होती है, आपके बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो कि कुछ सिक्रेशन को करते हैं, और इसमें हमने दो भाग पढ़े हैं। ठीक है, जिसमें आपने एंडोक्राइन पार्ट देखा और आपने बात की है एक्सोक्राइन सिस्टम की, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो हमने कहा इनमें पाई जाती हैं डक्ट, और ये सीधे जो आपका टारगेट ऑर्गन होता है वहां पर श्रावित होते हैं। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम बात करें तो हमने कहा ये होती हैं डक्टलेस ग्लैंड, जो कि अपने सिक्रीशन को ब्लड में क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं या ब्लड में श्रावित करती हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक की बात में या यहाँ तक के पोर्शन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, वहां पर हमने सारे टॉपिक को समझा है कि क्या होती हैं ग्लैंड्स, कितने प्रकार की होती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस यहाँ पर आता है। ठीक है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड के क्या एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे, सिलाइवरी ग्लैंड हमने कहा था, लिवर हमने कहा था। ठीक है, अब एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम में हमने अभी तक क्या समझा है, आपने कहा कि जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है वो यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथियों से बना होता है। नलिकाहीन या डक्टलेस ग्लैंड को अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि अपने उत्पाद को सीधे रक्त में श्रावित करती है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से निर्मित होते हैं। तो अब हमने क्या बोला था कि जो यहाँ पर ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, या फिर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो कुछ सिक्रीट कर रही है, कुछ श्रावित कर रही है। क्या श्रावित कर रही है, हार्मोन। आपने हार्मोन्स के जो नाम है, ये हार्मोन जो शब्द है वो आपने पहले भी सुना है। ठीक है, हार्मोन्स क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ रसायन होते हैं। कैसे रसायन, बायोलॉजिकल रसायन। कुछ केमिकल तो क्या होते हैं जिन्हें आप अपने लैब में बनाते हैं, जो आर्टिफिशियल आप कहते हैं जिन्हें। कुछ केमिकल नेचुरली हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, और आपने कहा वो जो केमिकल्स है वो हार्मोन्स कहलाते हैं। इनका फंक्शन क्या होगा, एज अ मैसेंजर, यानी कि टारगेट ऑर्गन को एक मैसेज देंगे और उसी मैसेज के अनुरूप जो आपके ऑर्गन हैं, जो आपके अंग हैं, वो वहां पे कार्य को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा हार्मोन मुख्यतः प्रोटीन से बना होता है। हार्मोन तंत्रिका तंत्र को नियंत्रण और समन्वय में सहायता करते हैं।
तंत्रिकाएं शरीर के हर कोने पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं और इसीलिए उन हिस्सों में नियंत्रण और समन्वय को प्रभावित करने के लिए हार्मोन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा तंत्रिका नियंत्रण के विपरीत हार्मोनल नियंत्रण कुछ धीमा होता है। ये सारे टॉपिक जो हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। हमने हार्मोन को समझा है, हार्मोन क्या होते हैं। आपने कहा दीज आर केमिकल मैसेंजर्स सीक्रेटेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड डक्ट फ्लैश ग्लैंड। जो हार्मोन्स होते हैं कुछ केमिकल, कुछ रसायन होते हैं जो बहुत कम मात्रा में सिक्रीट होते हैं आपकी यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। दे एक्ट ऑन target organ tissue usually away from their source. Endocrine system helps in control and coordination through chemical compounds called hormones. ठीक है, अब ध्यान क्या रखनी है, यहाँ तक की जो बातें हैं वहां पे याद क्या क्या चीजें आपको रखनी है वो सुनिए। सबसे पहले ग्रंथि किसे कहते हैं, ग्रंथियों के कितने प्रकार होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियों में क्या अंतर है, दोनों के क्या एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं, ये चीजें एक तो ध्यान में रखनी है। दूसरा हमने बोला कि जब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं तो आपने कहा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, उनमें किसी भी प्रकार की डक्ट आपको नहीं मिलती है। ये अपने श्रावण को सीधे रक्त में डालते हैं और रक्त में जो आपके हार्मोन्स हैं वो पूरी बॉडी में ट्रेवल करेंगे, लेकिन वो काम वहीं पर करेंगे जो उनकी टारगेट साइट होगी या जो साइट ऑफ एक्शन होगा, यानी कि वो जगह, वो स्थान जहां पर हार्मोन का क्या होगा, काम होगा या हार्मोन की आवश्यकता होगी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया था कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है तो वो कहाँ रिलीज हो रहा है, आपने कहा आपके रक्त में होगा। आपका जो रक्त है वो पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रहा है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन की जहां आवश्यकता है ग्रोथ हार्मोन वहीं पर कार्य करेगा और आपको ग्रोथ वहीं पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है और सारे ही जो यहाँ पे हार्मोन्स है वो ऐसे ही काम करते हैं। आगे जाके हमारे पास एक टेबल आती है जो आपको होमवर्क में दी गई थी, उस टेबल को जब हम पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इसी के साथ आपको यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया गया था होमवर्क में जो कि आपको ड्रॉ करना था। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा ये कुछ हमारे पास क्या आते हैं, ग्लैंड्स आते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई है। इसका एग्जांपल हमने कहा था कि ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। जैसे कि पैनक्रियाज है, आपने कहा पैनक्रियाज दोनों भाग इसमें आते हैं, एंडोक्राइन भाग भी इसमें आता है और एक्सोक्राइन भाग भी इसमें आता है। ठीक है, दोनों ही पार्ट किस में आते हैं, पैनक्रियाज में आते हैं। पैनक्रियाज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है कि उस ग्लैंड का, उस ग्रंथि का नाम बताइए जिनमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट्स आते हैं। इसके अलावा कुछ और आपको यहाँ पे ग्लैंड्स मिल रही हैं, जैसे कि ओवरी, जैसे कि टेस्टिस। आपने कहा कि यहाँ पर कुछ हार्मोन टेस्टिस से भी रिलीज होंगे, ठीक है, और कुछ यहाँ पर ओवरी से भी होंगे। जैसे कि आपने कहा कि ओवरी से क्या होंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होगा। ठीक है, क्या होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होगा, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन होगा। यहाँ पर क्या होते हैं, इनका फंक्शन कहाँ होगा, आपने कहा कि इनका फंक्शन हम वहीं पर देखेंगे जहाँ पर इनकी आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को देखें तो हमने कहा कि यहाँ पर ये काम कहाँ पे करेंगे, ओवरी में जो ओवम बन रहे हैं, ओवम के डेवलपमेंट में ये मदद करते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमने कहा प्रेगनेंसी हार्मोन होते हैं जो प्रेगनेंसी क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे चेंजेस को लाएंगे। तो ऐसा है कि जहाँ पर जो हार्मोन जिसकी आवश्यकता जहाँ पर है, जिसका साइट ऑफ एक्शन जहाँ पर है, आपने कहा वो वहीं पे एक्टिव होगा और वहीं पर काम करता है। ठीक है, अब इन सारी चीजों को आप अच्छे से तब समझेंगे जब आप इस टेबल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टेबल में आपके पास अलग अलग कॉलम आते हैं, ध्यान से देखिए। इन कॉलम में आपको सबसे पहले तो ये बताया गया है कि ये क्या है आपका, सबसे पहले आपको ग्रंथियों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, और इसका यहाँ पे ग्रंथियां सारी जो आपकी ग्लैंड्स आती है वो इस वाले कॉलम में आएंगे। इन ग्रंथियों की लोकेशन कहाँ पर है हमारे शरीर में, ये ग्रंथियां कहाँ पर पाई जा रही है, यानी कि ये ग्रंथि कहाँ पर पाई जा रही है, उसकी लोकेशन है। ये ग्रंथि कहाँ पर पाई जा रही है, उसकी लोकेशन है। तो पहले में ग्रंथियों के नाम आएंगे, दूसरे में ग्रंथियों की लोकेशन आएगी। ठीक है, तीसरा आता है कि ये जो ग्रंथि है जो इस लोकेशन पर प्रेजेंट है, इस लोकेशन पे पाई जा रही है,
उस लोकेशन से प्रोड्यूस होने वाला जो हार्मोन है उसके क्या नाम है यहाँ पर। और लास्ट वाला जो फंक्शन है, लास्ट वाला जो आपका कॉलम है वो फंक्शन को बताता है कि इस हार्मोन के क्या फंक्शन है। इन शॉर्ट आपको क्या बोला गया है। पहला कॉलम देखिए, यहाँ पे ग्रंथियों के नाम आएंगे। इस ग्रंथि, ये जो ग्रंथि ये कहाँ पर पाई जा रही है उसकी लोकेशन आएगी। इस ग्रंथि से रिलीज होने वाले हार्मोन के नाम आएंगे और इन हार्मोन के क्या कार्य हैं हमारी बॉडी में, ये वहाँ पर इस प्रकार से फंक्शन आपको दिए जाएंगे। आपको जो कॉलम है यहाँ पर इसी प्रकार से बनाने हैं और जो आपका पूरा जो चार्ट है यहाँ पर वो इसी प्रकार से आपको नोट करना है। ऐसे में क्या होगा, आपको याद करने में ईजी होगा क्योंकि सारी ग्लैंड्स आपके सामने हैं, सबकी लोकेशन, सबके फंक्शन और सबके हार्मोन आपके सामने आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहली ग्लैंड से जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे आप मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो अगर आपने डायग्राम बनाया है तो आप समझते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड की जो लोकेशन है वो कहाँ पर पाई जाती है। हमने कहा एट द बेस ऑफ ब्रेन, जो आपका मस्तिष्क है, जो ब्रेन है आपका, ब्रेन के बेस में यानी कि उसके आधार पर पाया जाता है। अगर आप यहाँ पर इमेज को देखते हैं तो इमेज में हमने क्या कहा कि ये आपका ब्रेन वाला पोर्शन है और इसके बेस में आपको पिट्यूटरी ग्लैंड मिल रही है। ठीक है, क्लियर है। अब हमने कहा कि पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहला हार्मोन आता है, ऐसा नहीं है कि एक ग्रंथि से, एक ग्लैंड से सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज होगा, एक ग्रंथि से एक से ज्यादा भी हार्मोन रिलीज हो सकते हैं। जैसे कि हमने बोला पहला आता है ग्रोथ हार्मोन, कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी से। दूसरा आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH एंड FSH। ठीक है, अब आपने बोला कि ये आपके पास तीन प्रकार के क्या आए हैं, हार्मोन आए हैं, ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या होता होगा, ग्रोथ यानी कि वृद्धि होगा। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ हार्मोन क्या स्टिमुलेट करेगा, ग्रोथ यानी कि वृद्धि को। आपकी जो हाइट बढ़ रही है या किसी भी जीव की हाइट बढ़ रही है या किसी भी प्लांट की हाइट बढ़ रही है वो किसकी वजह से, आपने कहा ग्रोथ हार्मोन की वजह से बढ़ रही है। ग्रोथ हार्मोन जिस मात्रा में रिलीज हो रहा है वैसे ही आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, सेकेंड हमने कहा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे TSH भी कहते हैं। तो TSH का फंक्शन क्या हुआ, ध्यान से पढ़िए। आपने कहा TSH स्टिमुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। एक और ग्लैंड आती है हमारे पास, एक और ग्रंथि आती है थायराइड ग्लैंड, जिसके बारे में ये आपके पास सेकंड ग्लैंड आएगी। तो यहाँ पर आपने कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH रिलीज होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेट यानी कि आपने स्टिमुलस वर्ड जो पढ़ा था जब आपने चैप्टर स्टार्ट किया था, तो अब आपने क्या पढ़ा था, स्टिमुलाई पढ़ा था, उद्दीपक पढ़ा था। तो वही ये जो वर्ड है वो यहाँ पर आता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो हार्मोन जो कि क्या कर रहा है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है। स्टिमुलेट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ही कुछ इस प्रकार से उसे क्या करेगा, प्रभावित करेगा कि थायराइड ग्लैंड से कोई ना कोई रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है। चलिए, तो हमने क्या बात की है, जो TSH यहाँ पर होगा वो क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, तीसरा हमारे पास आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH जिसका नाम है। ये कहाँ पे काम करता है, इसका फंक्शन होता है ओवरी में। तो हमने कहा FSH स्टिमुलेट्स द फॉलिकल ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। तो अगर आपने ओवरी का डायग्राम पढ़ा होगा तो ओवरी में हमने क्या बोला कि जो ओवरी होती है उसमें बहुत सारी फॉलिकल्स होती हैं। फॉलिकल्स क्या होती हैं, आपने कहा कि जब यहाँ पर जो फीमेल होती है, जब वो अपने मदर के वूम में होती है तो वहां पर उसमें जो ओवरी में जो ओवम है, ओवम का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ओवम का यानी कि जो फॉलिकल है, फॉलिकल बनने लगेंगे, फॉलिकल से ही ओवम बनेगा। तो ओवम का डेवलपमेंट तो तब होगा जब क्या होगा कि जो फीमेल है वो टीनेज में आएगी, लेकिन जो यहाँ पे ओवरी है, ओवरिकल में जो फॉलिकल्स हैं उनका जो फॉर्मेशन है वो तब शुरू हो जाता है जब वो मदर के वूम में होती है। तो कुछ डेवलपमेंट होने के बाद डेवलपमेंट यहाँ पे रुक जाता है। उसके बाद क्या होगा, जब फीमेल जो पार्चुलेशन होगा और जब फीमेल क्या होगी, जैसे जैसे वो बड़ी होगी, जैसे जैसे वो अपने टीनेज में आएगी, तब जाके क्या होगा, जो फॉलिकल्स हैं जिनमें की जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट रुकी हुई थी, वो अब आगे की ओर बढ़ेगी। और वहां पर कौन काम करेगा, FSH काम करेगा। FSH करेगा क्या, यहाँ पर जो फॉलिकल्स है उन्हें स्टिमुलेट करेगा। इसका नाम ही क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
यानी कि वो हार्मोन जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। किस लिए स्टिमुलेट करेगा? आपने कहा कि यहाँ पे डेवलप होने के लिए स्टिमुलेट करेगा, जिससे कि ओवम का वहाँ पे क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? तो 3 प्रकार के हार्मोन आपने पढ़े हैं, ग्रोथ हार्मोन, TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और लास्ट आता है आपका FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, FSH जो रिलीज हो रहा है वो कहाँ से रिलीज हो रहा है? पिट्यूटरी से। आपने कहा यहाँ से जो FSH है वो पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, और इसे काम, अगर हम इसके क्या देखें, टारगेट साइट देखें, तो इसकी टारगेट साइट क्या है? FSH की जो टारगेट साइट है वो यहाँ पर आती है ओवरी, यानी कि यहाँ से रिलीज होगा, तो आपने कहा टारगेट साइट है ओवरी। तो ओवरी तक ये जो हार्मोन है ये कैसे पहुंचेगा? हमने कहा ब्लड के थ्रू पहुंचेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि हार्मोन रिलीज हुआ, ब्लड में गया, वो ब्लड आपके पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन जो यहाँ पे जो FSH है वो कहाँ पर एक्टिव होगा? ओवरी में एक्टिव होगा, क्योंकि ओवरी में ही उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आप समझे यहाँ पर कि टारगेट साइट क्या है या साइट ऑफ एक्शन क्या है। टारगेट साइट का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये तो सोर्स है उस हार्मोन का, FSH का, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसका सोर्स यहाँ पर है, इसकी टारगेट साइट यहाँ पर है। तो बीच में जब ये ट्रैवल कर रहा है तो किसी भी ऑर्गन, किसी भी टिश्यू में ये एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वहां पर उसका कोई फंक्शन नहीं है। उसका फंक्शन है ओवरी में। आपने अगर ओवरी का डायग्राम देखा होगा, कुछ इस प्रकार से हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से हमने कहा कि ओवरी होती है, और ओवरी में छोटी छोटी फॉलिकल्स यहाँ पर पाई जाती हैं। इस प्रकार से इसी प्रकार से बहुत सारी फॉलिकल्स यहाँ पर होंगी। तो ये जो फॉलिकल्स है, इन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना किसका काम है? आपने कहा ये काम होगा FSH का। ठीक है, FSH की टारगेट साइट है ओवरी। अब ओवरी कहाँ, कैसे पहुंचेगी वहां तक? हमने कहा ब्लड के थ्रू, और इस दौरान ये जो FSH है ये सिर्फ यही क्या होगा? एक्टिवेट होगा। ये तो हमने बात की है थायराइड ग्लैंड की। अगर हम TSH की बात करें, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें, आपने कहा ये यहाँ पर TSH का सोर्स है, और इसका जो टारगेट साइट है वो ये है, थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड पे जब ये जाएगा तभी क्या होगा? एक्टिव होगा। ठीक है, तो सबसे पहली ग्लैंड जो हमारे पास आती है वो है पिट्यूटरी। लेकिन हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड की जो लोकेशन है वो आपने कहा नेक है। ठीक है, अभी कुछ देर पहले हमने देखी कि वो कौन से वाले रीजन में आती है? आपने कहा नेक वाले रीजन में। इससे रिलीज होने वाला जो हार्मोन है वो है थायरॉक्सिन, और इजी है, थायराइड से जो रिलीज हो रहा है वो है थायरॉक्सिन, और इसके जो फंक्शन होंगे ये है कंट्रोल जनरल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ इन द बॉडी। आपने कहा कि ये जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी की वृद्धि के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ठीक है, तीसरी ग्लैंड हमारे पास आती है एड्रिनल ग्लैंड, और ये जो एड्रिनल ग्लैंड होती है ये आपकी किडनी के ऊपर पाई जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है किडनी। ठीक है, ये किडनी है, और इसके ऊपर ये जो कैप जैसी आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये आपकी आती है एड्रिनल ग्लैंड। चलिए, तो लोकेशन कहाँ पर है? अब किडनी, किडनी के ऊपर पाई जाती है, किडनी के टॉप में पाई जाती है। एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होने वाला जो हार्मोन है वो है एड्रिनलिन, और फंक्शन क्या होते हैं एड्रिनलिन के? आपने कहा प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन एंड हैंस इज ऑल्सो कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। अब अगर आपने प्रीवियस लेक्चर लगाए हैं तो आपने देखा होगा कि हमने फाइट एंड फ्लाइट जो सिचुएशन है वो कब पढ़ी थी? जब हमने कहा था कि आपका जो नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, आपने 2 प्रकार के पढ़े थे, जिसमें आपने कहा था कि यहाँ पे पैरासिम्पेथेटिक और सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम में आपने कहा कि वहां पर जब सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपको एनर्जी चाहिए, तब वहां पर फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, और इसी सिचुएशन में आपने कहा कि एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से जानते हैं, और उस हार्मोन का नाम है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन ही ऐसा हार्मोन है जो कि आपकी हर एक चीज को क्या कर दे, हर एक प्रोसेस को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। जैसे कि आपकी हार्ट रेट, ठीक है, जो हार्ट बीट है आपकी, हार्ट बीट को बढ़ा रहा है। जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी रेट वहाँ पे बढ़ रहा है, आपका बीपी वहाँ पर बढ़ रहा है। तो इसीलिए हमने कहा कि इसे क्या कहते हैं? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है? बॉडी को इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहा है। इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर का मतलब है कि आपको उस टाइम पे जो एनर्जी चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए,
जिन प्रक्रियाओं के द्वारा आपको ऊर्जा मिल सकती है वो सारी जो प्रोसेस है, वो सारी जो प्रक्रियाएं हैं, उनकी जो गति है वो वहां पर बढ़ जाएगी। ठीक है, किसकी वजह से? एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से। क्या कहते हैं इसे? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। कहाँ से रिलीज होता है? एड्रिनल ग्लैंड से। कहाँ पाई जाती है? हमने कहा किडनी के ऊपर पाई जाती है। नेक्स्ट आता है पैनक्रियास, और पैनक्रियास पाया जाता है स्टमक के सामने। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, पत्ती जैसी संरचना होती है, वो यहाँ पे स्टमक के सामने पाई जाती है। स्टमक से रिलीज होता है इंसुलिन, और इंसुलिन का फंक्शन क्या है? आपने पढ़ा होगा, आपने सुना भी होगा कि अगर किसी को डायबिटीज हो जाती है तो कहा जाता है कि उसमें इंसुलिन की कमी हो गई है। इंसुलिन करता क्या है? हमने कहा ये है आपका ब्लड वेसल्स है, और यहाँ पर आपका क्या होगा? ब्लड होगा। ब्लड में आपका क्या होगा? शुगर होगा, क्योंकि जब भी आपके फूड में डाइजेशन की प्रोसेस होती है तो आपने कहा जो एब्जॉर्ब होती है शुगर या डाइजेस्टेड फूड जो एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ जाते हैं? आपके ब्लड में जाता है। आपने कहा ये आपके ब्लड में जो शुगर है, वो जितनी शुगर आपके ब्लड में होती है उतनी आपको आवश्यकता नहीं होती है। तो जो एक्स्ट्रा शुगर है उसे क्या किया जाता है? यहाँ पर उस एक्स्ट्रा शुगर को एक जगह पे कंट्रोल किया जाता है, या एक जगह पे आपने कहा संचित किया जाता है। ठीक है, स्टोर किया जाता है। ये स्टोर करने का जो काम होता है वो होता है इंसुलिन का। तो इंसुलिन क्या करेगा? जितनी आपको आवश्यकता है उतनी शुगर आपके ब्लड में रहेगी, अतिरिक्त तो जो शुगर है वो स्टोर हो जाती है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो अब क्या होगा? आपके ब्लड में जो शुगर है, जो एक्स्ट्रा शुगर है, वो क्या होगी? यहाँ पे संचित नहीं होगी, वो उसका स्टोरेज नहीं किया जा सकेगा, और आपके रक्त में जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। तो आपके ब्लड में या किसी भी व्यक्ति के ब्लड में या किसी व्यक्ति के रक्त में शुगर लेवल का बढ़ना ही क्या कहलाता है? डायबिटीज कहलाता है। डायबिटीज में आप देखते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इंसुलिन की जो प्रॉपर यहाँ पे क्या है मात्रा है वो हमारी बॉडी में रिलीज होना जरूरी होता है। इस केस में क्या होता है? अगर किसी को डायबिटीज हो जाती है तो आप देखते हैं कि उसे इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ताकि जो शुगर है वहां पर उसे संचित किया जा सके, उसे स्टोर किया जा सके। तो आपने कहा कि जो पैनक्रियाज, यहाँ पे जो पैनक्रियाज है वो स्टमक के पास में होती है। इंसुलिन यहाँ से रिलीज होता है। इसका काम है कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल को कैसे कंट्रोल करेगी? आपने कहा शुगर को यहाँ पे क्या करती है? संचित करती है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज हमारे पास आती है, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या होता है? ये आपके लिए होमवर्क में है, आप लोग होमवर्क में करके लेके आएंगे क्या होता है, इसके क्या फंक्शन आते हैं। पैनक्रियाज के बाद हम बात करेंगे टेस्टिस। ध्यान दीजिए, टेस्टिस सिर्फ मेल में पाई जाती हैं और ओवरी सिर्फ फीमेल में पाई जाती है। ये स्पेसिफिक जो वर्ड्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। तो जो टेस्टिस की लोकेशन होती है वो होती है स्क्रोटम में। ठीक है, एक पैच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं स्क्रोटम, स्क्रोटम में पाई जाती है टेस्टिस। कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगे? टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो रिलीज करती है। उनका फंक्शन होता है कि सेकेंडरी कैरेक्टर जो आप देखते हैं टीनेज में, आप देखते हैं कि जब जो बच्चे होते हैं जब वो अपने टीनेज में आते हैं तो मेल और फीमेल यानी गर्ल्स एंड बॉयज में आपको अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इन डेवलपमेंट को हम कहते हैं सेकेंडरी कैरेक्टर। जैसे कि जो बॉयज होते हैं उनकी जो वॉइस होती है उनमें हैवी पन आप देखते हैं, हैवी मतलब कि भारीपन आप देखते हैं। ठीक है, हैवी वॉइस आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमने कहा जो फीमेल होती है उनकी जो वॉइस होती है आपको पतली आवाज देखने को मिलती है। फीचर्स जो होते हैं वो और शार्प हो जाते हैं गर्ल्स एंड बॉयज में, आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। अब जैसे कि कोई बच्चा है वो 2-3 साल का है, ठीक है, अब उसके जो हेयर कट है आपने कहा कि वो छोटे हेयर हैं, छोटे बाल हैं, क्या आप उसे देख करके बता पाएंगे कि ये लड़का है या ये लड़की है? उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी टीनेज को देखेंगे और आपने कहा कि शॉर्ट हेयर हैं दोनों में, गर्ल्स एंड बॉयज में शॉर्ट हेयर हैं, फिर भी जो आपके फीचर्स होते हैं यहाँ पर वो बता देते हैं कि कौन लड़की है कौन लड़का है। तो ये जो सारी कैरेक्टर होते हैं इसे हम कहते हैं सेकेंडरी कैरेक्टर। इसके अलावा आपने गैमेट का जो प्रोडक्शन होता है वो भी टीनेज में स्टार्ट होता है, और वो भी इन्हीं हॉर्मोन्स की वजह से आता है। ठीक है, तो आपने कहा गैमेट प्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ड्यूरिंग अ प्यूबर्टी। ठीक है, कि यहाँ पर किशोर अवस्था के दौरान गैमेट का फॉर्मेशन हो गया या सेकेंडरी कैरेक्टर हो गया, वो किसकी वजह से आते हैं? टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए सिर्फ मेल में, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन की बात अगर हो रही है तो ये सिर्फ मेल की हम बात कर रहे हैं। फीमेल में हमने कहा ओवरी, जो यहाँ पे क्या होती है ग्लैंड होती है,
ये पाई जाती है यूट्रस के पास में पाई जाती है। आपने देखा होगा फैलोपियन ट्यूब के पास में रहती है, जब फैलोपियन ट्यूब का जो एंडिंग वाला पार्ट होता है वहां पर पाई जाती हैं। यहाँ से रिलीज होने वाली जो हार्मोन है वो एस्ट्रोजन है एंड प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है। इसका फंक्शन सेम होगा, बस डिफरेंस ये है कि ये मेल में होंगे तो मेल के सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, ये फीमेल में है तो फीमेल के सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे एग प्रोडक्शन, तो एग क्या है, गैमीट का प्रोडक्शन है। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। तो दोनों के काम तो सेम है लेकिन अलग अलग में है। आपने कहा टेस्टोस्टेरोन का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को लाएगा वो मेल में लेके आएगा, और जो एस्ट्रोजन है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को फीमेल में लेकर के आता है। तो ये आपके पास आती हैं कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड, उनकी लोकेशन, उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन और उन हार्मोन के फंक्शन। तो कौन कौन सी ग्लैंड आपने पढ़ी है, पिट्यूटरी जिससे क्या रिलीज हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है। फंक्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं, लोकेशन हमने डिस्कस कर ली है। दूसरी जो ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड, जिससे थायरॉक्सिन रिलीज हो रहा है, ठीक है, और इसके फंक्शन आपने देख लिए हैं। तीसरी जो ग्लैंड हमारे पास आती है वो है एड्रीनल ग्लैंड, जिससे कि रिलीज हो रहा है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को आप कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। तो जब भी आप फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहेंगे इट मीन्स कि आप बात कर रहे हैं एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट आता है पैनक्रियाज जो इंसुलिन को रिलीज करेगा, टेस्टिस जो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करेगा, ओवरी जो एस्ट्रोजन को रिलीज करेगा। सबके फंक्शन, लोकेशन और हार्मोन्स को आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपने ग्लैंड और उनके हार्मोन्स के बारे में बात की है, ठीक है। ये डायग्राम आप बना लेंगे, मस्ट है। अब डायबिटीज के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जब आपने इंसुलिन के बारे में बात की थी तो हमने डायबिटीज वर्ड एक वहां पे देखा था। आपने कहा डायबिटीज का कॉज क्या होता है, इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाज दैट इज रिस्पांसिबल फॉर लोअर एंड कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। यहाँ पर जो डायबिटीज का रीजन है वो इंसुलिन की कमी है। इंसुलिन जब कम हो जाता है तो ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ जाता है, क्योंकि इंसुलिन क्या कर रहा है, रेगुलरली आपका जो शुगर लेवल है उसे कंट्रोल कर रहा है, उसे संचित कर रहा है या उसे स्टोर कर रहा है, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट काम होता है ग्लूकागॉन का। वो क्या काम कर रहा है, एक बार आप लोग उसे पढ़ लेंगे, वो आपके लिए क्या है, होमवर्क में होगा। नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, क्या ट्रीटमेंट है इसका। ऑब्वियस सी बात है, इंसुलिन की कमी से हो रहा है तो इंसुलिन की कमी को पूरा किया जाए। Patient have to internally administer injections of insulin hormones which helps in regulating blood sugar level। आपने कहा कि जो शुगर यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए आपको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इसके लिए क्या होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन भी किया जाता है। जैसे कि आपने बहुत पहले के टाइम में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इंसुलिन है वो कुछ जानवरों से इंसुलिन निकाले जाते थे, जैसे कि काव से, जैसे कि आपने कहा कि पिग से, ठीक है। जैसे पॉर्काइन आप कहते हैं, बोवाइन आप कहते हैं, ये इंसुलिन के टाइप से जो कि अदर एनिमल से क्या किए जाते थे, एक्सट्रैक्ट किए जाते थे इंसुलिन। अब ये जो इंसुलिन है इनके इंजेक्शन दिए जाते थे ह्यूमंस को जो कि क्या है, डायबिटीज से ग्रसित होते हैं। लेकिन होता क्या था कि क्योंकि ये इंसुलिन आप किसी दूसरे जंतु से ले रहे हैं, किसी दूसरे जीव से ले रहे हैं, स्पीशीज अलग अलग है, आपने कहा ह्यूमन अलग है, काव अलग है या पिग अलग है, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ एलर्जिक रिएक्शन भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं या मिलते थे। इसके लिए क्या किया गया, लैब में इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाया गया, ठीक है। कैसे किया गया, यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी होती है जिसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, किसी भी एक जीव की एक सेल को ले लिया, उस सेल से आपने कहा, क्योंकि एक और चीज इससे पहले हम डिस्कस करें कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है लैब में, उससे पहले ये जानना जरूरी है। हमने कहा कि हमारी हर एक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम है, हमारी पैनक्रियाज में भी सेम होगा। पैनक्रियाज में अगर यहाँ पर इंसुलिन को रिलीज करने के लिए कोई जीन उत्तरदायी है, तो क्या सिर्फ वो जीन इंसुलिन में ही पाया जा रहा है और कहीं पे नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि जब हम इंसुलिन के प्रोडक्शन को देखते हैं, इंसुलिन के सिक्रीशन को हम देखते हैं, हमने कहा इंसुलिन आपके पैनक्रियाज से सिक्रेट हो रहा है, हमने बात की है कि जो इंसुलिन है वो आपके पैनक्रियाज से रिलीज हो रहा है। तो क्या सिर्फ इंसुलिन के सिक्रीशन के लिए जो जीन उत्तरदायी है वो सिर्फ पैनक्रियाज में पाया जाता है, अगर हाँ, इट मीन्स कि हमारा जेनेटिक मटेरियल अलग हो सकता है, हमारे पैनक्रियाज में अलग है, किसी दूसरे ऑर्गन में अलग है, ऐसा नहीं होता है।
जेनेटिक मटेरियल भी सिमिलर होगा। इंसुलिन को सिक्रीट करने के लिए जो जीन है वो भी सारी सेल्स में प्रेजेंट होंगे। बस डिफरेंस ये आता है कि कौन सा जीन किस ऑर्गन में एक्टिव है। जैसे कि आपने कहा कि इंसुलिन को सिक्रीट करने वाला जो जीन है वो सिर्फ पैनक्रियाज में ही क्या होगा, एक्टिव होगा, इसीलिए वहीं पर ही क्या होगा, जो इंसुलिन है उसका प्रोडक्शन होगा। तो क्या किया जाता है, किसी भी सेल से इंसुलिन के जीन को निकाल लिया जाएगा और अब इंसुलिन के जीन की कॉपी बनाई जाएंगी। ठीक है, जैसे कि हमने कहा बैक्टीरियल सेल में आपने डाल दिया, जैसे जैसे बैक्टीरियल सेल क्या होगी, डिवाइड होती जाएगी, वैसे वैसे यहाँ पर आपके पास क्या आएंगे, इंसुलिन की कॉपी बनती रहेगी और इसी प्रकार से इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो लैब में करवाया जाता है। तो यहाँ पर हमने बात की है कुछ हॉर्मोन्स के बारे में जो कि रिलीज होते हैं किसमें, मनुष्यों में। तो आपको करना है क्या है, सारे जो टॉपिक है उसे पढ़ते चले जाना है। जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं वो आप लोग रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ हम क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे जो अभी तक हमने इस चैप्टर में समझा है। देखेंगे कि अभी तक आपके कौन से वो टॉपिक हैं जो क्लियर हो गए होंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।